नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप एडीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ के एक सब्जेक्ट का नाम है ग्रामीण विकास, जहां पे इकाई 1 में लिखा हुआ है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं। तो अगर आप चाहें तो ग्रामीण विकास के डेमो की तरह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप छत्तीसगढ़ की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री हो या व्यापम की कोई भी एग्जाम, वहाँ पे छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाएं मतलब जो हाईलाइटेड योजना है उसके बारे में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चाहे आप छत्तीसगढ़ की कोई से भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अगर आप घर बैठे एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, और एडीओ का पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका का अलग से कोर्स लेना चाहें तो ये भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सीजीपीएससी प्री या व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज एप्लीकेशन में अवेलेबल है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अभी सारे कोर्सेज में 20% ऑफ चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। इस पर आपको एक कूपन कोड दिया गया है। कोई सा भी कोर्स ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कूपन कोड अवेलेबल लिखा रहता है। वहाँ पे आपको ये टाइप भी नहीं करना है, सिंपली स्वतंत्रता नाम के कोड में अप्लाई मतलब क्लिक करोगे, अप्लाई हो जाएगा और 20% ऑफ हो जाएगा। कोई सा भी कोर्स का जो प्राइस दिखेगा उसमें से 20% लेस हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अप्लाई करके परचेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आज रात 12 बजे मतलब 16 तारीख को 12 बजे तक ये कोड अवेलेबल रहेगा। अगर आप चाहें तो तुरंत जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज से क्लास। टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप जो योजना है उसको और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पढ़ाऊंगा जो आज के जो भी जितने भी हम थ्योरी पढ़ेंगे उससे संबंधित जो एमसीक्यूज रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं। इसमें अलग से हाईलाइट भी किया गया है कि उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली जो सहायता है उसको आप अच्छे से पढ़िए, यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले ग्रामीण विकास के संदर्भ में कुछ डेटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 76.76% जनसंख्या का जो निवास है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर आप देखें तो 3/4 75% से भी ज़्यादा 76.76, आसान है, 2 बार 7 6 याद रखना। 76.76% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो इस नज़रिए से अगर आप देखें तो ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या गांव में निवास करती है, इसलिए गांव से संबंधित योजनाएं, डेटा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जो कुल ग्रामीण जनसंख्या वो है 196.08 लाख। करोड़ में देखा जाए तो 1.96 करोड़, ऐसे ही याद रख लेना। मतलब कुल जनसंख्या का 76.76% ये है। और पिछले एक दशक में मतलब 10 सालों में जो ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका परसेंटेज है 29.16%। अब एक एक करके हम योजनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला योजना का नाम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ठीक है, योजना का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। इसको कब शुरू किया गया था? देखिए, कोई सा भी क्वेश्चन कैसे आते हैं योजना से, एक तो वो कब चालू किया गया, ठीक है, और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या लक्ष्य था, और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना जो है स्वच्छ भारत मिशन योजना ये प्रारंभ किया गया। और पहले इससे पहले निर्मल भारत अभियान योजना चल रहा था, उसके स्थान पर इसको रिप्लेस किया गया। मतलब स्वच्छ भारत मिशन को निर्मल भारत अभियान के स्थान पर लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में समान जीवन के स्तर में स्वच्छता एवं सुधार लाना। इसके तहत जैसे शौचालय निर्माण के लिए कार्य किया जाता था, और वो क्या क्या कार्य किए जाते थे हम आगे पढ़ेंगे। इसका लक्ष्य क्या था? स्वच्छ भारत मिशन का जो टारगेट था वो क्या था? 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे राष्ट्र को खुले में शौच मुक्त किया जाना। एक्चुअली 2 अक्टूबर 2019 में क्या हो रहा था? 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी का 150वीं जयंती था, और इसी दिन पर पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त करने का टारगेट रखा गया था, और वो टारगेट जो है वो पूरा भी कर लिया गया। इस जो योजना है उसका जो नोडल विभाग है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश के स्तर पर विभाग की बात किया जाए तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आता है, और नोडल विभाग राज्य स्तर पर बात करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये योजना आता है। इसमें क्या प्रावधान था? प्रति व्यक्ति 12,000 शौचालय निर्माण के हेतु मिलता था, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी से भी आप याद रखेंगे। 10,000 तो शौचालय निर्माण के लिए मिलता था, उसमें से जो 2,000 मिलता था वो शौचालय के लिए पानी की जो व्यवस्था है, उसमें हाथ धोने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसके लिए दिया जाता था। तो प्रति व्यक्ति 12,000 मिलता था, है ना। प्रावधान ये है कि प्रति व्यक्ति 12,000, उसमें से 10,000 शौचालय के लिए और
2000 पानी की व्यवस्था, हाथ धोने के प्लेटफॉर्म हेतु। कौन कौन व्यक्ति पात्र थे, मतलब किनको किनको ये राशि मिलता था? सभी वर्ग के बीपीएल, मतलब जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, किसी भी वर्ग हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी वर्ग के बीपीएल। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लघु सीमांत कृषक, भूमिहीन मतलब जिसके पास कोई ज़मीन नहीं होता वो, दिव्यांग और महिला, ये पात्र व्यक्ति हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ डेटा आपको याद रखना है। 4 जनवरी 2018 को पूरे राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। कब? 4 जनवरी 2018 को। 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसका जब फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 इसका शुरुआत हुआ। और ये कब तक चलेगा? इसका क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक किया जाना है। 31 मार्च 2025 तक फेज 2 का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण भी किया जाता है। इसके संदर्भ में भी कुछ पढ़ा देता हूँ मैं आपको। प्रत्येक ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के हेतु इस मिशन के अंतर्गत, मतलब इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख का प्रावधान है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन का जो हिस्सा वो 70% है और 30% हिस्सा 15वें वित्त आयोग की होगी। यहाँ पे डेटा जो इंपॉर्टेंट वो है कि कितने लाख का प्रावधान है? 2 लाख, अधिकतम 2 लाख का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के रख रखाव हेतु केंद्र एवं राज्य के जो मध्य अंश है वो है 60:40, मतलब केंद्र का 60% और राज्य का 40%। छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 की बात करें तो छत्तीसगढ़ बजट 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अब अगला जो योजना है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना। इसको कब प्रारंभ किया गया? 21 फरवरी 2016 से ये राज्य में प्रारंभ किया गया। कहाँ से? कुरुभाटा, डोंगरगांव, राजनांदगांव जिले से प्रारंभ किया गया। मिशन का क्या है उद्देश्य? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का, इस मिशन का उद्देश्य अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गाँव में क्लस्टर को रूरल गाँव के रूप में विकसित करना। मतलब शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बनाना कि ग्रामीणों का जो जनजीवन है उसको भी क्षति ना पहुँचे, है ना। मतलब एक रूरबन गांव, शहरी जैसा गांव की कल्पना की गई इस योजना के अंतर्गत। इस योजना का लक्ष्य क्या है? मिशन के अंतर्गत देश में कुल 300 रूरबन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। मतलब इस मिशन का ये उद्देश्य है कि 300 रूरबन क्लस्टर, मतलब एक 300 सिस्टम विकसित किया जाना है जिसमें रूरबन गांव की कल्पना की जाएगी। मतलब जो शहरों में जो सुविधा मिलती है वो गांव भी मिले, इस तरीके से रूरबन क्लस्टर का सृजन किया जाएगा। टोटल 300 इसका ये लक्ष्य है। और उक्त लक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के 3 चरण में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया। पूरे देश में लक्ष्य ये है कि 300 क्लस्टर बनाए जाएंगे, उसमें से छत्तीसगढ़ के लिए 19 क्लस्टर का चयन किया गया, जिसमें से 12 जनजाति क्लस्टर और 7 गैर जनजाति क्लस्टर शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में कितने क्लस्टर का चयन किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना के तहत अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 19, जिसमें से 12 जनजाति और 7 गैर जनजाति शामिल है। इसकी उपलब्धि हम पढ़ते हैं, इस मिशन की क्या क्या उपलब्धियां हैं। पहले बात करते हैं भौतिक उपलब्धि के बारे में। तो योजना के अंतर्गत चयनित जितने भी 19 क्लस्टर हैं उसमें से 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्य योजना के लिए, मतलब विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। वित्तीय उपलब्धि की बात करें तो योजना हेतु पूरक वित्त पोषण 375 करोड़ की स्वीकृति हुई है, जिसमें से 258 करोड़ प्राप्त हो चुका है। ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ में 19 क्लस्टर का चयन हुआ है। मिशन के अंतर्गत स्थानीय नियोजन को प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब जो यहीं के लोग हैं उनका नियोजन किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। चयनित सभी क्लस्टर के विस्तृत कार्य योजना को MIS पोर्टल, MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंट्री करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत MIS पोर्टल पर अपना डेटा पूरी तरीके से एंट्री करने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है। मिशन के अंतर्गत जियो टैगिंग करने वाला, जियो टैगिंग मतलब जिस जगह काम हो रहा है उस जगह के फोटो, उसके लोकेशन, उस
जगह के संदर्भ में जितनी भी जानकारियां हैं उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराना, अपलोड करना जियो टैगिंग कहलाता है। तो जियो टैगिंग करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला राज्य है और अभी तक 91% कार्यों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। तो जियो टैगिंग में भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की उपलब्धि पढ़ते हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़ को इस योजना के लिए अग्रणी राज्य बताया गया है। भारत सरकार द्वारा देश के सभी 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देश के टोटल 300 रूर्बन क्लस्टर विकसित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें से 19 छत्तीसगढ़ के हैं। अब इसमें से टॉप 75 जो सेलेक्ट किया गया है, टॉप 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर 300 में से, इसमें से 13 जो है छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, और ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। योजना के नाम में भी आप ध्यान देंगे, नाम में भी उसका अर्थ, उद्देश्य बहुत कुछ छुपा रहता है। तो नाम में ध्यान देंगे, उसके बाद जो मैं डिटेल्स बताता हूँ उस पर ध्यान देंगे, याद होते जाएगा। अंत में MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। 9 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना शुरू किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, यहाँ पे देख रहा हूँ ग्राम लिखा हुआ है, तो ये गांव के लिए शुरू किया गया। शहर में जैसे गौरव पथ तैयार किए जाते हैं तो उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में गांव में सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली निर्माण के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है योजना का, ऐसे ग्राम जहां पर जनरली कीचड़, धूल, मिट्टी इनकी अत्यधिक समस्या है, वहां पे सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़क बनाना एवं नाली तैयार करना। इसमें इस योजना में जो है नाली बनाना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। ठीक है, प्रावधान में क्या क्या आपको याद रखना है। योजना के अंतर्गत कम से कम 200 मीटर से 500 मीटर लंबाई की सड़क बनाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 200 से 500 मीटर तक की लंबाई की सड़क इस योजना के अंतर्गत बनाई जाती है। इसकी जो कुल चौड़ाई होगी सड़क की 6 मीटर चौड़ी सड़क होगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे 4 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट मार्ग। यहाँ पे जो कंक्रीटिंग दिख रहा है ये 4 मीटर का होगा। उसके बाद सड़क के दोनों तरफ 0.5 मीटर का खरंजा होगा। ये 0.5 मीटर का यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 0.5, यहाँ 0.5 खरंजा। खरंजा का मतलब है नाली और सड़क के बीच जो गैप रहता है ना, यहाँ पे जैसे गिट्टी विट्टी वगैरह डालते हैं ताकि गाड़ी फिसले ना या फिर आसानी से चलते बने, उसी को टेक्निकल शब्द में खरंजा बोल देते। तो 0.5 मीटर का इधर, 0.5 मीटर का इधर। ठीक है, कितना हो गया 4 और 0.5 5 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सड़क के दोनों तरफ खरंजा अगर 0.5 मीटर चौड़ाई की V आकार की नाली, तो यहाँ पे 0.5 मीटर की नाली बन जाएगी, यहाँ पे भी नाली बन जाएगी और V आकार की नाली बनाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया 5 हुआ था और 5 और 0.5 एक और हो गया, तो टोटल 6 मीटर का काम किया जाएगा चौड़ाई का, 6 मीटर चौड़ाई का, जिसमें से 4 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट सड़क रहेगा, 0.5 खरंजा रहेगा और यहाँ पे दोनों साइड नाली। लेकिन इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि कम से कम, अगर दोनों तरफ नाली बनाने की जगह नहीं है तो कम से कम एक तरफ नाली बनाना अनिवार्य है। इसकी जो वित्त व्यवस्था कहाँ से की जाती है, इस योजना के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो 80% नाबार्ड से ऋण तथा 20% राज्य का अंश जो है इस योजना के लिए लिया जाता है। अनिवार्य शर्त क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए अनिवार्य ये है कि कम से कम एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। अगर पूछा जाए कि इस योजना में क्या चीज़ अनिवार्य है, तो कम से कम एक तरफ नाली बनाना अनिवार्य है। यदि एक तरफ नाली बनाने के लायक जगह नहीं रहेगा तो वहाँ पे सड़क भी नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे आगे डिटेल से लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कम से कम एक तरफ नाली बनाना आवश्यक है इस योजना के लिए। अब अगला योजना है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। ये 19 जून 2020 को शुरू किया गया। 19 जून राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। 2020 को चालू किया गया, गलती से शायद मैंने 2019 बोल दिया। 19 जून 2020 को ये शुभारंभ किया गया इस योजना का। छत्तीसगढ़ के जितने भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे स्कूल कॉलेज हो गया, अस्पताल हो गया, राशन की दुकान हो गया, जितने भी सरकारी कार्यालय है, तो वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे से सड़क बनाया जाए, सुगम सड़क बनाया जाए, इस योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थल को पक्के सड़क से जोड़ा जाए। योजना में 200 करोड़ की लागत से 1116 कार्य कराए जाएंगे।
तो बस इतना याद रखिएगा इस योजना के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस तरीके से दो तरह की योजना आपको देखने को मिलेगा, एक होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना और एक है विधायक आदर्श ग्राम योजना। पहले हम पढ़ते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया। इस योजना का क्या उद्देश्य है? आदर्श ग्राम मतलब गाँव का विकास किया जाए, उसको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट किया जाए। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए इस योजना को लाया गया। इस योजना के अंतर्गत सांसद द्वारा ग्राम सभाओं का चयन कर उनमें कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा, रोजगार, इन सब क्षेत्रों पे कार्य किया जाता है। किसी भी एक सांसद को अपने क्षेत्र के अंदर एक गांव का चयन करना पड़ता है और उसको आदर्श गांव के निर्माण के लिए डेवलप करना पड़ता है। तो ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा इस तरीके से मिलाकर टोटल 16 ग्रामों का चयन किया गया था। और इस तरीके से अब तक कुल 8 चरण हैं इस योजना में हो चुके हैं, तो 105 गांवों का चयन किया गया। तो यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितने गाँव का चयन हुआ है। तो ये जो चयन हुआ है टोटल गाँव का, वो 105 गाँव का चयन किया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जितने भी डेटा मैं ले रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में जो आया, बजट, और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं डेटा लेके आया हूँ। कुछ प्रूफ के लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए योजना के बगल में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगला है विधायक आदर्श ग्राम योजना। 1 अप्रैल 2015 को विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया। 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों में से भी एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया, जिसके बाद 1 अप्रैल 2015 को छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई। तो प्रारंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2015। ये और डेटा आपको याद रखना है। योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 90 विधायकों के द्वारा एक ग्राम का चयन किया गया। उसके बाद इसके टोटल 3 चरण हुए। पहले चरण में 90 विधायक के द्वारा 90 गाँव का चयन किया गया, उसके बाद फिर 81 गाँव का चयन किया गया, उसके बाद 68 गाँव का चयन किया गया। इस तरीके से कुल अब तक 239, जैसे सांसद आदर्श ग्राम में 105 गाँव का 8 चरण में चयन किया जा चुका है, इसी तरीके से विधायक आदर्श ग्राम में 3 चरण के तहत 239 गाँव का अब तक चयन किया जा चुका है। सेम चीज़ है इसमें, वहाँ पे आदर्श ग्राम सांसद तैयार करेगा, यहाँ पे आदर्श ग्राम विधायक तैयार करेगा। फिर अगला है रोशनी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम आता है। इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं का कौशल विकास करना है, ये इसका उद्देश्य। मतलब जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, वहाँ की युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का कार्य मतलब कौशल विकास का कार्य किया जाएगा। इस मिशन के लिए छत्तीसगढ़ में 8 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का चयन किया गया। अब ये 8 कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। 8 में 8 ऐसे एकदम से नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने मैपिंग पढ़ाई होगा तो बस्तर संभाग में कितने ज़िले हैं? टोटल 7 ज़िले हैं। तो एकदम से 7 जिले डायरेक्ट याद हो जाएगा। और एक ऊपर में सिर्फ यहाँ पे बलरामपुर याद रख लेना सरगुजा संभाग में, तो सरगुजा संभाग का 1 और बस्तर संभाग के सभी 7 के 7, तो इस तरीके से टोटल 8 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बलरामपुर। तो रोशनी कार्यक्रम के लिए जो 8 जिले तैयार किए गए हैं, इस मैप को देखेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि रोशनी कार्यक्रम में कौन से जिले शामिल हैं, या कौन से जिले निम्न में से शामिल नहीं हैं, या फिर कौन से संभाग के सबसे ज़्यादा जिलों को रोशनी कार्यक्रम में शामिल किया गया है, या सरगुजा संभाग के कौन से जिले को रोशनी कार्यक्रम में शामिल किया गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस एक बार इस स्लाइड को पढ़ लोगे सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम के लिए जो पात्र युवा हैं उनका जो एज लिमिट कितना होगा? 15 साल से लेकर 35 साल के युवाओं को इस यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा।
इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों के द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसी होंगी उनके द्वारा प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। इस योजना में लक्ष्य क्या रखा गया है? 3 वर्षों में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 15,000 युवाओं को, रोशनी कार्यक्रम में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। और इस 15,000 में से 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है। मतलब रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें से 40% महिलाएं होंगी, ये प्रावधानित है। उसके अलावा आपको कुछ और डेटा याद रखना है तो रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 28 परियोजना, टोटल जो राशि 127 करोड़ और 13,623 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है RCT। RCT का फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था एडीओ के एग्जाम में। तो ये क्या चीज़ है वो पढ़ते हैं। ग्रामीण BPL हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मतलब RCT की स्थापना की गई। क्यों की गई? ग्रामीण में जो BPL हितग्राही हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना को लाया गया। प्रशिक्षण की जो कार्य अवधि रहेगी, मतलब जो ट्रेनिंग की जो न्यूनतम अवधि रहेगी इस योजना के अंतर्गत, RCT के अंतर्गत, वो 200 घंटे निर्धारित है। टोटल 200 घंटे का ट्रेनिंग RCT के अंतर्गत दिया जाएगा। अब तक 1,03,275 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अभी तक कुल 27 RCT केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। अब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। अभी तक जितनी योजनाएं पढ़े हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं ही हैं, लेकिन ये कुछ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसी से मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। और जो डेटा रहेगा उसको मैंने और अपडेट कर दिया इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। पहला है सुराजी गाँव योजना। इधर मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ठीक है, तो सुराजी गांव योजना के बारे में पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2019 को प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन संचालित हुआ 2 अक्टूबर 2019। यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर 2019 को संचालित है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बुक में अलग डेटा मिलेगा, कहीं पर अलग डेटा मिलेगा, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया हुआ है। 2 अक्टूबर 2019 से ये योजना संचालित है। देखिए, घोषणा कुछ और हो जाता है, लेकिन संचालित मतलब कब से वो चालू हुआ। तो इस तरीके से दोनों डेटा माइंड में रखा करिए। इन केस अगर 2 अक्टूबर 2019 ऑप्शन में है ही नहीं, तब आप चाहें तो ये डेट याद रख सकते हैं। तो क्या है सुराजी गांव योजना? इस योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा, बारी इसको डेवलप किया जा रहा है। अब क्या है नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, आगे मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है। नरवा मतलब जो एक तरीके से नाली का बड़ा स्रोत मान लो आप, है ना, जहाँ पे जिसको हम उपयोग करते हैं गांव में सिंचाई करने के लिए, वो हो गया नरवा। गरवा मतलब जो पशुधन है उसको गरवा में गिनते हैं। घुरवा मतलब जनरली गांव में जो कचरा फेंकने का कार्य किया जाता है वो गड्ढा खोद कर जिस तरीके से कंपोस्ट खाद बनाते हैं उस तरीके से किया जाता है और वहाँ पे उसको खाद में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जो गड्ढा नुमा शेप रहता है उसको छत्तीसगढ़ी शब्द में घुरवा बोलते हैं। और बारी या बाड़ी भी बोलें अगर हम, तो जहाँ पे गांव में लोग निवास करते हैं तो अपने घर के समीप या घर के आंगन में ही सब्जी भाजी उगाते हैं ताकि उनका दिनचर्या चल सके या फिर मार्केट जाना ना पड़े, उसको बाड़ी कहते हैं। तो इसका जो नारा है सुराजी गांव योजना का वो है नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एला बचाना है संगवारी। अगर आप चाहें तो ये नारा भी ध्यान में रख सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था के परंपरागत घटकों को पुनर्जीवित करते हुए गाँव को राज्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना है। मतलब ये है कि जो परंपरागत घटक जैसे मैंने बताया नरवा है, गुरुवा है, गरवा है, घुरुवा है, बारी है, इसका संरक्षण करना और संरक्षण करने के बाद जो गांव के कृषक हैं, नागरिक हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये सब चीज़ जो है सुराजी गांव योजना का उद्देश्य है। इसके साथ साथ नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत ताकि राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके एवं पशुओं का संरक्षण भी किया जा सके।
सुराजी गांव योजना के 4 जो घटक हैं वो है नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नरवा का मतलब होता है नालों जो होता है उनका विकास करना, बहते हुए पानी की सिंचाई की व्यवस्था करना। इसके घटक का एक तरीके से उद्देश्य अगर हम देख लें तो गरवा में पशुधन के लिए रहने खाने की व्यवस्था मतलब गौठान आदि बनाना। घुरवा मतलब घरेलू व कृषि कचरे को कंपोस्ट खाद में बदलना। और बाड़ी मतलब घर के पास स्थान पर सब्जी की व्यवस्था करना। तो ये है इसके 4 घटक या 4 पहलू। एक एक करके हम समझते हैं। पहला है नरवा। इसके तहत आवश्यकता अनुसार नालों तथा नालों में एवं नहरों में चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है ताकि बारिश के पानी का संरक्षण किया जा सके और इसी को वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिचार्ज करके भू स्तर का जो जल स्तर है उसको किया जा सके और उसका उपयोग खेती में किया जा सके। उद्देश्य क्या है? सतही जल का संरक्षण हो गया, जल स्रोतों का संरक्षण हो गया, उनका पुनर्जीवन हो गया और भूगर्भीय जल में वृद्धि आदि करना है ना। प्रावधान क्या है? 2000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास करने का लक्ष्य रखा गया। घुरवा कार्यक्रम के अंतर्गत भूजल प्रोस्पेक्टिव मैप की सहायता से भूजल का अध्ययन करना और प्रत्येक क्षेत्र, जिले हो या विकास खंड हो, इसमें नालों का चिन्हांकन करना। तो ये सारे काम नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद अगला है गरवा। इसके अंतर्गत गांव में जो भी पशुधन है उन्हें एक ऐसा डे केयर सेंटर उपलब्ध कराना है जिनमें वो आसानी से रह सकें, उनको चारा मिल सके, पानी की व्यवस्था हो। इसके लिए गौठान का निर्माण प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जाना है। क्या क्या प्रावधान है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का विकास करना, प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान का बनाया जाना, जैविक खेती एवं पशुपालन को बढ़ावा देना और इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का कार्य भी किया जा रहा है और उस गोबर को स्व सहायता समूहों के माध्यम से जैविक कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके बेचा भी जा रहा है। उसका भी क्राइटेरिया है, कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट प्लस खाद और उसको कितने कितने दर में बेचा जा रहा है वो भी हम गोधन न्याय योजना में पढ़ेंगे। अगला है घुरवा। यह एक गड्ढा होता है जिसमें मवेशियों के गोबर, मलमूत्र इत्यादि का संग्रहण किया जाता है, उसको गोबर गैस या खाद में कन्वर्ट किया जाता है। उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण करना है ताकि रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम किया जा सके। क्या क्या प्रावधान है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि के आय में वृद्धि करना, रासायनिक खाद की उपयोगिता को कम करना, जैविक खाद की उपयोगिता को बढ़ाना और गोधन कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से 2 रुपये प्रति किलो में गोबर खरीदना और स्व सहायता समूह के माध्यम से उसको जैविक खाद में कन्वर्ट करना। फिर अगला है बाड़ी या बारी। यह घर से लगा हुआ एक बगीचा है जिसमें पोषण हेतु फल फूल उगाई जाती है। ठीक है, जहाँ मैं रहता था गांव में, वहाँ पे भी मेरे घर के पास ये एक हम लोग का भी बाड़ी, मेरा ही फोटो है। तो बाड़ी इसी तरीके से होता है जहाँ पे हम सब्जी वगैरह लगाते हैं। प्रावधान क्या है? फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण करना और लगभग 4,500 गाँव में 1,45,000 लगभग 1.5 लाख बाड़ियों का उन्नयन करना। ये सब इसके प्रावधान है, हालांकि ये इतना डिटेल में शायद ही पूछा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और इससे संबंधित बहुत सारे एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते भी हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कब हुआ? 21 मई 2020 को। 21 मई को ही क्यों? नाम है राजीव गांधी, तो राजीव गांधी से संबंधित रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, इनकी पुण्यतिथि 21 मई है, इसलिए 21 मई को ये चालू किया गया। क्या उद्देश्य? राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना एवं कृषकों को उसकी उपज का सही दाम दिलवाना। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत जो दाम मिलता है वो राज्य सरकार को सही नहीं लग रहा था, तो ये योजना लाया ताकि उनको और सहायता मिल सके। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, प्रति एकड़ के हिसाब से कुछ सहायता राशि दी जाती है। अधिकतम वैसे 10,000 रखा गया, अधिकतम 10,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत मिलता है। कौन कौन की से फसल में 10,000 मिलता है, किस फसल में 9,000 मिलता है, आगे मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है। लाभ क्या है? पंजीकृत कृषकों एवं वास्तविक बोए गए रकबों के आधार पर प्रति एकड़ अलग अलग फसल के आधार पर एक निश्चित धनराशि कृषक को देना, ये इसका प्रावधान है। निश्चित धनराशि है 10,000 रुपये। भुगतान कैसे किया जाएगा? सीधे कृषकों के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी, टेक्नोलॉजी का नाम भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो डीबीटी इसका
शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मतलब ऑनलाइन सीधे किसानों को भेज दिए, वही होता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो भुगतान किस तरीके से किया जाता है, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो याद रखें डीबीटी, शॉर्ट में याद रख लेना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। कौन कौन सी फसलों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? टोटल 14 फसल, धान के अलावा टोटल 13, इस तरीके से कुल मिलाकर 14 फसलों को शामिल किया गया। खरीफ फसल में कौन कौन से याद रख सकते हैं? धान, मक्का अच्छे से याद रख लेना, बाकी और पढ़ के बता देता हूँ। सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब है। और रबी फसल में सिर्फ गन्ना याद रखना। इस तरीके से धान के साथ 13 फसल और कुल 14 फसलों को अभी शामिल किया गया है। लाभ क्या मिलता है? लाभ वही है कि प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपये मिलता है। ग्रामीणों को अपने जो पंजीकृत रकबे हैं उसका सत्यापन ग्रामीण विस्तार अधिकारी या पटवारी के पास जाकर पहले करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, प्रति एकड़ यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 10,000। तो ऐसा सब में 10,000 रट्टा मार के याद मत रख लेना, है ना। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान देना है। अधिकतम 10,000 सहायता देने की व्यवस्था है इस योजना के अंतर्गत, और बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ इस योजना के लिए प्रावधानित है। मिलने वाली सहायता फसल के आधार पर हम बात करें तो खरीफ फसल में मैंने इससे पहले बताया था कि कितने सारे खरीफ फसल को इसमें रखा गया है। धान, मकई स्पेशली इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि जनरली इनके बारे में डायरेक्ट पूछा चले जाता है कि धान के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसमें प्रति एकड़ कितने सहायता राशि मिल रहे हैं वर्तमान में, मक्के में कितना मिल रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। वैसे सभी खरीफ फसल हो गया या उद्यानिकी फसल हो गया, इसमें सहायता राशि वर्तमान में प्रति एकड़ 9,000 रुपये मिलेगा। धान के बदले अन्य फसल उगाने पर 10,000 रुपये मिलेगा और वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये, लेकिन इसकी अवधि है 3 साल के लिए, ठीक है। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है, और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को यह इनपुट सब्सिडी 3 साल तक दी जाएगी, मतलब 3 साल तक ही वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये जो सब्सिडी मिलता है वो मिलेगा। और राज्य में बीते 2 सालों की बात करें तो लगभग 22 लाख किसानों को सब्सिडी दी गई है, लगभग 12,920 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। फिर अगला योजना है गोधन न्याय योजना, 20 जुलाई 2020 हरेली के दिन चालू किया गया। 20 ऐसे 3 बार याद रख लेना। 20 जुलाई 2020 हरेली अमावस्या, श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है हरेली, उसी दिन ये चालू किया गया। कहाँ से? बिहार, गौठान आरंग, पाटन से गोबर खरीदकर शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से गाय का गोबर खरीदे गए गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद में बनाने में करेगी। इस योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर का जो है क्रय किया जाता है, मतलब 2 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों से, पशुपालकों से गोबर खरीदा जाता है। गोधन न्याय योजना के तहत क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से कितने रुपए की दर से गोबर खरीदा जाता है, तो याद रखेंगे 2 रुपये प्रति किलो की दर से। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक खाद की उपयोगिता में कमी लाना है। इस योजना के तहत बने हुए वर्मी कंपोस्ट खाद को किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद का जो निर्माण है वो स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है, उनके माध्यम से ये 10 रुपये प्रति किलो के माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस योजना से छत्तीसगढ़ राज्य जो है ऐसा पूरे देश में करने वाला पहला राज्य है, मतलब गोबर खरीदने वाला और कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करके उसको बेचने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहला राज्य है। मूल्य भी आप एक नज़र यहाँ पे देख लेंगे। वर्मी कंपोस्ट खाद देखिए 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाता है, उसको 3 अलग अलग खाद में कन्वर्ट किया जाता है। पहला है वर्मी कंपोस्ट खाद, इसको 10 रुपये प्रति किलो में आप ले सकते हैं, और दूसरा है सुपर कंपोस्ट खाद, इसका जो दर है वो 6 रुपये, और सुपर कंपोस्ट प्लस अगर जुड़ गया तो प्लस जुड़ गया तो 50 पैसे बढ़ा देना, 6.5 रुपये। तो यहाँ पे और कुछ आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 155 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना से 2,11,000 से अधिक ग्रामीणों पशुपालक किसान लाभान्वित हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि योजना के अंतर्गत 77,39,000 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। तो ये डेटा
इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही याद रखने लायक है। जितना भी मैंने बताया है ये सब वो आप याद रखना। क्या क्या याद रखना? 2 रुपये किलो में खरीदा जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद को 10 रुपये किलो में बेचा जाता है। सुपर कंपोस्ट को 6 रुपये में, सुपर कंपोस्ट प्लस को 6.5 रुपये में। बस इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट योजना है। भूमिहीन से आप क्या समझते हैं? भूमिहीन मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है लेकिन फिर भी वो खेती करता है। जैसे गांव में अगर आप रहते होंगे तो अधिया, रेखा, कट्टू, ऐसा आप शब्द आपने सुना होगा। मतलब रेंट लेके दूसरे का जो ज़मीन है वो किराए में लेकर खेती करते हैं, उनको कहते हैं भूमिहीन कृषक। इस योजना के तहत ऐसे भूमिहीन कृषकों या मजदूरों को लाभ दिया जाता है। भूमिहीन कृषकों को पहले क्या होता था, प्रति वर्ष 6,000 रुपये वार्षिक सहायता राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना के अंतर्गत मिलता था। लेकिन बजट में इसको बढ़ा दिया गया, इस राशि को। अभी हाल ही में जो बजट आया 2022-23 से वार्षिक सहायता 6,000 से बढ़ाकर, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। अब जो है वार्षिक सहायता कितना मिलेगा? 7,000 रुपये किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ जो एक्स्ट्रा और बदलाव भी किया हुआ बजट में, मैंने बताया था ऑलरेडी इस योजना के बारे में। इसमें क्या किया गया है, आदिवासियों की जो देव स्थल पर पूजा करते हैं, चाहे अब देव स्थल पर पूजा करने वाले को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, इसलिए सबको यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। आदिवासियों के देव स्थल पर पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी को भी इस योजना के लाभ के लिए शामिल किया गया। इसमें देव स्थल के हाट, पहाड़िया, बाजा, मोहरिया ये सब भी शामिल है। ठीक है, तो अपग्रेड क्या क्या किया गया इस योजना में? बजट में 6,000 से लेकर 7,000 कर दिया गया। और आदिवासी के जो देव स्थल में जहाँ पे जो पुजारी होते हैं, चाहे वो बैगा हो गया, गुनिया हो गया, मांझी हो गया, ठीक है, देव स्थल में हाट, पहाड़िया, बाजा, मोहरिया, इन सबको शामिल किया गया। फिर अगला योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को चालू किया गया। सुपोषण में थोड़ा सा ऐसे सुपोषण कुपोषण मिलता जुलता वर्ड है, तो आप याद रख लेंगे, कुपोषण संबंधित है। आगामी 3 वर्ष में राज्य को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पैकेट का वितरण किया जा रहा है। एनीमिया प्रभावित लोगों को आयरन, फोरिक एसिड, कृमिनाशक गोलियां इत्यादि इस योजना के अंदर दिया जाता है। और डेटा निकाला गया तो 3 वर्षों में इस योजना के कारण 8.7% कुपोषण में कमी हुई। और हाल ही में जो NFHS 5 के जो आंकड़े जारी हुए उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर है वो 31.3%। तो इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो ये डेट 2 अक्टूबर 2019 को, और इस योजना में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर 31.3%, ये राष्ट्रीय आंकड़ों से कम है। ठीक है, बजट में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, तो ये आप याद रख लेंगे। अगला है कौशल्या मातृत्व योजना। 8 मार्च 2022 को, वैसे अलग अलग यहाँ पे आपको डेट मिलेगा क्योंकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसको शुरू किया जाना था, लेकिन 7 मार्च 2022 को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के BTI ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये देकर इस योजना का शुभारंभ किया। तो ऑफिशियली 8 मार्च 2022 याद रख सकते हैं। इन केस 8 मार्च 2022 ऑप्शन में नहीं होगा तब आप 7 मार्च अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, 8 मार्च को क्यों? क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर, इस योजना में क्या किया जाता है, द्वितीय पुत्री के जन्म अगर होता है तो द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक साथ एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन और शिक्षा में मदद मिलेगी और योजना का एक तरीके से ये भी उद्देश्य है कि भ्रूण हत्या वगैरह ना हो। तो इस योजना में क्या लाभ मिलता है? द्वितीय पुत्री रत्न पर, यहाँ पे याद रखेंगे फर्स्ट नहीं है दूसरा, द्वितीय पुत्री रत्न पर 5,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि मिलता है छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत, जो कि 8 मार्च 2022 को चालू किया गया। अब अगला है दाई दीदी क्लिनिक योजना। 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जयंती पर दाई दीदी क्लिनिक योजना को शुरू किया गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, दाई दीदी का मतलब क्या होता है ना? दाई मतलब मम्मी हो गया, दीदी मतलब बहन हो गया। तो किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं, इनको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 को शुरू किया गया।
अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। 2 अक्टूबर 2019 को चालू किया गया। बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी एवं अन्य दुर्गम क्षेत्र में निवासरत जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये जनजाति समूहों के लिए है ना। बाजार के माध्यम से जो वन हो गया, पहाड़ी हो गया, फिर दुर्गम क्षेत्र में निवासरत करते हैं जनजाति समूहों के लोग, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना 2 अक्टूबर 2019 को चालू किया गया। प्रावधान क्या है? दूरस्थ क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार लाना। योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 30.23 लाख मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। फिर अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना। 15 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री मितान योजना की घोषणा हुई और 1 मई 2020 से मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई। तो जो शुरू की गई प्रारंभ डेट वो इम्पॉर्टेंट है। 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया। नागरिकों को घर बैठे आसानी से शासन की सेवाओं उपलब्ध कराने इसका उद्देश्य है। शासन जैसे बहुत सारे सरकारी काम हो जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी जो सरकारी सेवाएं हैं, तो इसमें लगभग 100 सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। इस उद्देश्य से 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया गया और प्रथम चरण में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। टारगेट ये है कि 100 प्रकार की जो शासकीय सुविधाएं शासकीय सेवाएं हैं उनको दिया जाएगा ऑनलाइन घर बैठे। लेकिन प्रथम चरण में क्या हुआ है कि 14 जो नगर निगम हो यहाँ से चालू किया गया और 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिर अगला योजना है राजीव युवा मितान क्लब योजना। 18 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। युवाओं को रचनात्मक कार्य से जोड़ने और विकास कार्य में सहयोगी बनाने के लिए इस योजना को लाया गया। पहले चरण में 20,000 ग्राम पंचायत को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत स्तर पर क्लबों का गठन कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में अगर याद रखेंगे तो 13,269 राज्य युवा मितान क्लब गठित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्लब को, ये डेटा इंपॉर्टेंट, प्रत्येक क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे? राजीव युवा मितान योजना जो है वो क्यों लाया गया? ताकि राज्य के जो युवाएं हैं उनको रचनात्मक कार्यों के लिए, मतलब शासन के जो काम हैं उनसे जोड़ा जा सके, इसलिए लाया गया। और इसके लिए क्लब बनाया जा रहा है और प्रत्येक क्लब को हर साल, प्रति वर्ष लिखा है यहाँ पे, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। फिर अगला श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। 20 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ हुआ इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ एवं सर्जिकल सामान जो है उपलब्ध कराना। जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं और सर्जिकल सामान जो है वो एकदम मिनिमम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अनुसार। इस योजना में क्या किया गया है? इन मेडिकल स्टोर में 329 प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ, 28 सर्जिकल उत्पाद जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसका जो कीमत है, नॉर्मल जो कीमत है अदर आप प्राइवेट मेडिकल स्टोर कहीं से भी खरीदते हैं तो उससे 50 से 72% कम कीमत पर जो श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से होर्डिंग बोर्ड वगैरह लगा रहता है, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। अगर आपको दवाई कुछ भी लेना है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको कम कीमत पे मिलेगा। योजना के तहत प्रदेश में 170 मेडिकल स्टोर संचालित हैं। ऐसा पीडीएफ में लिखा है, गवर्नमेंट का जो पीडीएफ जारी हुआ उसमें। लेकिन अभी जो बजट आया है, अगर बजट के अनुसार हम बात करें तो बजट 2022-23 के अनुसार इसमें लिखा हुआ था कि 132 मेडिकल स्टोर्स स्थापित हो चुके हैं। तो अगर ऑप्शन में 132 रहेगा तो 132 ही आप ले सकते हैं। फिर अगला है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना। ये 2020-21 के सत्र में चिरमिरी से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? प्रदेश के दूरस्थ अंचल के बच्चों के लिए शासकीय स्कूल में इंग्लिश माध्यम शिक्षा का विकास करना। ठीक है, बेसिकली इस योजना का ये उद्देश्य था कि जो इंग्लिश माध्यम के स्कूल होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, गरीब लोग उसमें तो पढ़ नहीं पाते और
जो दूरस्थ क्षेत्र हो गए, पहाड़ी इलाका हो गया, वहाँ पे भी स्कूलों का अभाव होता है, खासकर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का। तो इसका उद्देश्य ये था कि वैसे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मुहैया कराना। ठीक है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिरमरी स्थित गोदरीपारा में नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ किया गया। इस योजना का अंग्रेजी माध्यम के 171 विद्यालय वर्तमान में संचालित है, जिसमें से 1,35,000 बच्चों ने प्रवेश लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बजट 2022-23 के अनुसार इस वर्ष से 32 हिंदी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे 2 डेटा याद रख सकते हैं। अभी वर्तमान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की टोटल स्कूल है 171। अब बजट के अनुसार 32 अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम के भी स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला है हाफ बिजली बिल योजना। 1 मार्च 2019 से हाफ बिजली बिल योजना संचालित है। इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। प्रदेश के निम्न एवं मध्यम वर्ग के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, बिजली बिल 50% डिस्काउंट हो जाता है। कितने यूनिट तक, वो आगे देखते हैं। योजना के जो प्रावधान लाभ है, इसके अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि की छूट दी जाती है। मतलब 400 यूनिट तक 50% बिल ही दिया मतलब आपको देना है ना। और 400 के बाद क्या होगा, 400 यूनिट खपत हो जाने के बाद प्रति यूनिट 2.30 रुपये दे होगा। तो हाफ बिजली बिल योजना में क्या होता है, बिजली बिल हाफ कर दिया जाता है। कितना खपत तक, 1 महीने में प्रति माह 400 यूनिट खपत तक बिजली बिल जो भी आएगा उसका हाफ देना होगा। अगला है वन अधिकार मान्यता पत्र। आदिवासियों एवं पारंपरिक वनवासियों को वन क्षेत्रों में काबिज भूमि पर अधिकार देने के लिए यह योजना लाई गई। जितने भी आदिवासीगण हो गए, पारंपरिक वनवासी हो गए, उनके क्षेत्र में अगर कोई भूमि है जो उनके पूर्वजों की थी या उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है या फिर उसमें कोई कब्जा कर लिया गया, तो उनको वापस अधिकार दिलाना वन अधिकार मान्यता पत्र का ये प्रावधान है। काबिज भूमि का अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। इससे 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। ठीक है। इसके 38.85 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है इस योजना के तहत, और जिससे 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए आजीविका का जरिया ये बना हुआ है ना। अगला है मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया। उद्देश्य स्लम यानी झुग्गी बस्तियों में रह रहे गरीब लोगों के इलाज व मेडिकल जांच करवाना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पे देखेंगे बस को एक तरीके से चलता फिरता हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल मेडिकल यूनिट, है ना। तो यही इसका उद्देश्य है कि जो स्लम और झुग्गी बस्ती में रहते हैं, यहाँ पे ये जाएगा, ये जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है, और वहाँ पे इलाज करेगा, मेडिकल जांच करेगा। तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में आपको इतना याद रखना है। प्रारंभ कब किया गया, 26 जनवरी 2022 को। तो आज की क्लास में थ्योरी में तो इतना पढ़ेंगे, सब कुछ जितने भी योजना थे, फ्लैक्सी योजना, सब कुछ कवर हो गया। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट योजना था वो भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे आज जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा है, जितना भी हमने योजना पढ़ा है, उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं तो किस तरीके से आए थे वो मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, और कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे उसका भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे खुद बनाए हुए हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए इस राज्य के कितने जिले में आरसेटी की स्थापना की गई है। 2017 एडीओ एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 27 जो आरसेटी केंद्र है राज्य में स्थापित की जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रति जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत, मैंने बताया था 76 2 बार याद रख लेना। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 1.96 करोड़, ऐसे याद रख लेना। तो 196.08 लाख, इसका सही जवाब होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब प्रारंभ किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, और 2 अक्टूबर
2019 को जो टारगेट अचीव कर लिया गया और उसके बाद इसका फेज़ 2 आया है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं पानी व्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? टोटल 12,000 मिलता है, जिसमें से 10,000 शौचालय निर्माण के लिए और 2,000 पानी की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करने के लिए मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य को कब खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? 4 जनवरी 2018 को किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 की शुरुआत कब से हुई? फेज़ 2 की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 से और फेज़ 2 का क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा? 31 मार्च 2025, ठीक है, 5 साल तक, 2020 से लेके 25। बजट 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु कितने करोड़ का प्रावधान है? 500 करोड़ का प्रावधान है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन योजना छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये योजना जो छत्तीसगढ़ में 21 फरवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? कुरुभाटा, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से प्रारंभ किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत देश में कुल कितने रूरबन क्लस्टर का सृजन किया जाए? तो देश में टोटल 300 में से टोटल छत्तीसगढ़ के कितने क्लस्टर का चयन किया गया? तो 300 में से 19 जो है छत्तीसगढ़ का चयन किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के अंतर्गत जियो टैगिंग करने में छत्तीसगढ़ क्या क्रम है? तो जियो टैगिंग करने में छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में पहले नंबर पर है। 91% कार्य का जियो टैगिंग छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा देश के सभी 75 शीर्ष रूरबन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने क्लस्टरों को शामिल किए गए? तो 75। देखिए टोटल तो 300 को चयन किया गया, जिसमें से छत्तीसगढ़ का जो है 19 था और 300 में से टॉप जो 75 चयन किया गया उसमें से 13 जो है छत्तीसगढ़ के हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया 9 अप्रैल 2012 को। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में कौन सा कार्य करना आवश्यक होता है? मैंने आपको बताया कि वी शेप की नाली बनाया जाता है, तो इसमें कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ? सुगम सड़क योजना का शुभारंभ 19 जून 2020 को हुआ। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको पक्के सड़क से जोड़ना, जैसे स्कूल हो गया, कोई भी कार्यालय हो गया शासकीय, तो सबको जितने भी सार्वजनिक स्थल है उसको पक्के सड़क से जोड़ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना में अब तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने गाँव का चयन किया गया? तो इसमें 8 चरण हुए, जिसमें से टोटल 105 गाँव का चयन किया गया अब तक। विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2015 में और विधायक आदर्श ग्राम योजना में अब तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने गाँव का चयन किया गया? पहले चरण में 90, दूसरे चरण में 81, तीसरे चरण में 68, इस तरीके से टोटल 239। इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में युवाओं का कौशल विकास करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जितने भी युवाएं हैं उनको जो है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो मैंने मैप बना के आपको बताया था, ऐसे मैप बनाया था, और बस्तर संभाग के टोटल 7 याद रख लो। यहाँ पे बलरामपुर, इस तरीके से टोटल जो है 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से संभाग के समस्त जिलों को शामिल किया गया? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सातों के साथ बस्तर संभाग, तो बस्तर जो है इसका सही जवाब होगा। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत कितने वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है? 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 3 वर्ष में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? टोटल 3 पंचे 15, ऐसे याद रख लेना, 15,000 युवाओं को लक्ष्य रखा गया है। रोशनी कार्यक्रम के अंदर कितने प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है? 40% महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। RCT कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि कितने घंटे निर्धारित की गई? टोटल 200 घंटे, न्यूनतम जो है 200 घंटे निर्धारित की गई है। RCT कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल कितने स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? 1,03,275। सुराजी गाँव योजना कब से संचालित है? सुराजी गाँव योजना संचालित है 2 अक्टूबर 2019 से। अगला क्वेश्चन है, नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जलाशयों
को वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2000 से अधिक जलाशयों को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर, मतलब 21 मई 2020। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत भुगतान कैसे किया जाता है? डीबीटी याद रख लेना, मैंने बताया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में वर्तमान में कुल कितने फसल को शामिल किया गया है? धान प्लस 13, टोटल 14। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे अधिकतम लिखा है, इसलिए आपको याद रखना है 10,000 रुपये, है ना। इसमें धान मक्का जितने भी खरीफ फसल है उसमें 9,000 दिया जाता है प्रति एकड़, और वृक्षारोपण करने पर 10,000, और धान के बदले कुछ और फसल लगाते हैं तो 10,000। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ फसल एवं उद्यानिकी फसल पर प्रति एकड़ कितनी सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 9,000। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान के बदले अन्य फसल लगाने पर 10,000 रुपये, और वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो वृक्षारोपण करने पर भी 10,000 रुपये। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण करने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जाएगी, वो कितने साल तक दी जाएगी? 3 साल तक दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बीते 2 साल में राज्य के कितने किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है? 22 लाख किसानों को। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 20 जुलाई 2020। 3 बार 20 20 20 याद रख लेना, मैंने बताया था। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी किया जा रहा है? 2 रुपये प्रति किलो की दर से, और उसको कंपोस्ट खाद में, वर्मी कंपोस्ट खाद में जिसे कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन वही है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, और उसको 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे हुए गोबर को स्व सहायता समूह के माध्यम से किस में कन्वर्ट करके बेचा जा रहा है? तो 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट प्लस, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। बजट की नवीन घोषणा अनुसार राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना में वार्षिक सहायता जो है 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना बढ़ाया गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 7,000 रुपये किया गया है। इस वर्ष के बजट में निम्न में से किसे राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना के लिए शामिल किया गया? आदिवासियों के देवी स्थल पर पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, देवी स्थल के हाट पहाड़िया, देव स्थल के बाजा मोहरे, सबको जो है शामिल किया गया। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब चालू किया गया? ये चालू किया गया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना एवं महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। अगला है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के कारण राज्य में 3 वर्षों में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई? तो 3 वर्षों में 8.7% की कमी देखी गई। और हाल ही में जो आया है NFSS 5 के आंकड़े, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर कितना है? तो 31.3% है ना, 31.3%। कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च 2022 को शुरू किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को कितनी सहायता दी जाती है? एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है। किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कौन सी योजना संचालित है? तो महिलाओं को आप याद रख लेना, दाई और दीदी, है ना, दाई दीदी क्लिनिक योजना। दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? 19 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में जो निवासी जनजाति समूह तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग कितने मरीज लाभान्वित हो चुके हैं? 30.23 लाख मरीज। मुख्यमंत्री मितान योजना कब शुरू किया गया? मुख्यमंत्री मितान योजना 1 मई 2022 को शुरू किया गया। और मुख्यमंत्री मितान योजना का क्या उद्देश्य है? नागरिकों को घर बैठे शासन की सेवा उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 14 नगर निगमों में कितने प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? देखिए, लक्ष्य ये रखा गया कि 100 प्रकार की सरकारी सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन अभी 13 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजीव युवा मितान क्लब योजना कब से शुरू की गई? ये शुरू किया गया 18 सितंबर 2021। राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए कितने रुपए
प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है। तो प्रत्येक क्लब को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। अगला, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 20 अक्टूबर 2021 को। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के अंतर्गत नागरिकों को कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, सर्जिकल सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और जेनेरिक दवा सर्जिकल सामान जो है बाजार में जितने भी कीमत है 50% से 72% कम कीमत पर उपलब्ध किया जा रहा है। मतलब उपरोक्त तो जितने भी पॉइंट है ये सही हैं। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के कितने स्वामी आत्मनिर्भर स्कूल संचालित है? तो अभी हाल ही में बजट के अनुसार जो आंकड़े हैं वो है 171। बजट 2022-23 के अनुसार इस वर्ष कितने हिंदी माध्यम के भी स्वामी आत्मनिर्भर विद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया? 32। हाफ बिजली बिल योजना राज्य में कब से संचालित है? ये 1 मार्च 2019 से संचालित है। हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितनी यूनिट तक की खपत पर जो बिजली बिल होता है उसमें 50% की छूट दी जाती है? तो 400 यूनिट बिजली की खपत पर। 400 यूनिट की खपत के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होता है? 2.30 रुपये प्रति यूनिट। आदिवासियों एवं पारंपरिक वनवासियों को वन क्षेत्र में काबिज भूमि पर अधिकार देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो राज्य का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये 26 जनवरी 2022 को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? झुग्गी बस्तियों मतलब स्लम एरिया में रहने वाले गरीब लोगों के इलाज एवं मेडिकल जांच करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। पेड क्लास में जुड़ना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और मैंने जो नंबर दिया था उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया में हम हैं जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो फेसबुक में आप हमें फॉलो करिए, हमारा पेज है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करें और सिंपली ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। ठीक है, एप्लीकेशन तो है, आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अजय साहू ऑनलाइन क्लास लिखेंगे, आप उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।